हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एचटीसी लड़ी पर। आज हम लोग इस सेशंस में ब्लड के बारे में पढ़ने वाले हैं। ब्लड को हिंदी में रक्त या रुधिर कहते हैं और उर्दू में खून कहते हैं। दोस्तों, ये सेशन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। आपको ब्लड से रिलेटेड सभी सवाल आसानी से बन जाएंगे। दोस्तों, जो ब्लड्स होते हैं उस ब्लड्स में मुख्य रूप से WBC होते हैं, RBC होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं। WBC का मतलब होता है वाइट ब्लड सेल्स, RBC का मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स और एक होते हैं प्लेटलेट्स। दोस्तों, आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये आपका RBC है, ये आपका WBC है और ये प्लेटलेट्स। तो RBC को हम लोग टेक्निकल भाषा में इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, WBC को ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। तो दोस्तों, आइए इसके बारे में हम लोग एक एक करके चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले ब्लड। ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब इसको फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं? तो सबसे पहले तो जो ब्लड है वो हमारे लिक्विड्स फॉर्म में पाए जाते हैं, लिक्विड फॉर्म्स में पाए जाते हैं ब्लड। दूसरी बात, ये हमारे पूरे बॉडी को कनेक्ट करके रखता है, इसीलिए इसे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू अर्थात तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। ब्लड के अध्ययन को हम लोग हीमेटोलॉजी कहते हैं, हीमेटोलॉजी, ब्लड के अध्ययन को हीमेटोलॉजी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ब्लड का पीएच मान। तो जो ब्लड का पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। तो 7.4 का मतलब है क्षारीय। आप लोगों को पता होगा, अगर पीएच मान 7 रहता है तो इसे बोलते हैं उदासीन, 7 से अधिक रहता है तो इसे बोलते हैं क्षारीय और 7 से कम रहता है तो इसे बोलते हैं अम्लीय। तो इस तरह से आपको यहाँ पे ब्लड का पीएच मान 7.4 बताया गया, तो इस हिसाब से ब्लड क्षारीय होता है। और ब्लड के पीएच का जो रेंज होता है वो होता है 7.35 से 7.45। दोस्तों, जो ब्लड होता है वो जल में घुलनशील होता है। जब ब्लड को हम लोग जल में घोलेंगे तो ये आसानी से घुल जाएगा, इसीलिए हम बोलते हैं कि ब्लड जो है वो जल में घुलनशील होता है। अब हम बात करते हैं ब्लड की मात्रा। दोस्तों, जो ब्लड की मात्रा है वो 7 से 8% होता है हमारे वजन का। सपोज कीजिए कि 65 किलोग्राम का कोई व्यक्ति है, तो इसके बॉडी में इसका 7%, 7% का मतलब गुना 7/100। तो इस हिसाब से अगर इसे हम हल करते हैं तो ये हो जाएगा 445 और डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ जाएगा आपका 4.45 किलोग्राम। तो लगभग इतना होता है। अगर हम लोग दूसरे शब्दों में बोलें तो कुल वजन का 9/13 भाग होता है। मान लीजिए वही 65 किलो लेते हैं और इसका 9/13 निकालते हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 130 होगा, 9/130। तो 9/130 भाग निकालेंगे तो 13 पचे 65, 45 भागा 10। तो इस तरह से ये भी 4.5 आ रहा है। तो इस हिसाब से आप समझ गए, जो ब्लड होता है वो कुल वजन का 7 से 8% या फिर 9/130वां भाग होता है वजन का। दोस्तों, आपको याद रखना है कि पुरुष में ब्लड लगभग 5 से 6 लीटर होता है और महिलाओं में होता है 4 से 5 लीटर। तो ये बात आप याद रखेंगे। एक बार और बता दें, वजन का 7 से 8% या फिर वजन का 9/13वां भाग, पुरुष में 5 से 6 लीटर, महिलाओं में 4 से 5 लीटर। अब हम लोग बात करते हैं ब्लड के निर्माण की। तो ब्लड कहाँ पे बनता है? तो ब्लड बनता है भ्रूण अवस्था में, यकृत में। दोस्तों, भ्रूण अवस्था का मतलब है जब बच्चे माँ के गर्भ में पल रहा होता है तो उस अवस्था को हम लोग भ्रूण अवस्था बोलते हैं। और माँ के गर्भ में जब बच्चा रहता है तो उस स्थिति में जो ब्लड का निर्माण होता है वो यकृत में होता है। जबकि बच्चे का जन्म हो जाता है तो जन्म के बाद जो व्यक्ति होते हैं, किसी भी व्यक्ति के अस्थि मज्जा में ब्लड का निर्माण होता है। अस्थि मज्जा को हम लोग बोन मैरो कहते हैं, बोन मैरो अंग्रेजी में कहते हैं। उसी तरह से यकृत को अंग्रेजी में लीवर बोलते हैं। तो आप समझ गए कि भ्रूण अवस्था में यकृत में और जन्म के बाद बोन मैरो में ब्लड का निर्माण होता है। अब बात करते हैं मापन की। ब्लड को किससे मापते हैं? ब्लड में जो RBC हैं, WBC हैं, प्लेटलेट्स हैं, प्लाज्मा है, तो इन सारी चीज़ों का माप किससे किया जाता है? तो एक यंत्र आता है जिसे बोलते हैं हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर के द्वारा ही
ब्लड की माप की जाती है। तो आप लोगों को याद रखना है हीमोसाइटोमीटर। आगे बात करते हैं स्टोर की, मतलब रक्त कहाँ पे जमा होता है, जमा रहता है। तो दोस्तों रक्त जमा रहता है स्प्लीन में। स्प्लीन जिसे हम लोग तिल्ली बोलते हैं या प्लीहा बोलते हैं, तो स्प्लीन में जाकर ब्लड जमा होता है, इसीलिए स्प्लीन को ब्लड बैंक कहते हैं, क्योंकि यहाँ जमा होता है। और दोस्तों आपको एक और बात बता दें, जो हमारे आरबीसी होते हैं ब्लड में, इस आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। तो इसीलिए जब इसकी मृत्यु होती है, ये जब मरते हैं तो इसी स्प्लीन में जाकर मरते हैं। तो इसीलिए हम लोग स्प्लीन को ग्रेव यार्ड अर्थात कब्र भी कहते हैं। तो इस तरह से आप लोगों को याद रखना है, स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहते हैं और स्प्लीन को ग्रेव यार्ड भी कहते हैं। ग्रेव यार्ड का मतलब कब्र, ब्लड का कब्र, आरबीसी का कब्र है स्प्लीन। आगे बात करते हैं रक्त परिसंचरण के खोजकर्ता। तो रक्त परिसंचरण के खोजकर्ता थे विलियम हार्वे। विलियम हार्वे नाम के एक वैज्ञानिक जो थे, इन्होंने ही सबसे पहले रक्त परिसंचरण की खोज की। रक्त परिसंचरण का मतलब है कि हमारे बॉडी में जो है ये रक्त वेसल्स के माध्यम से, रक्त वेसल्स के माध्यम से संचरण करते रहते हैं। इसके बारे में आप लोगों को डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा। जब हम लोग हार्ट पढ़ेंगे तो उस समय आप लोगों को इसके बारे में बताया जाएगा कि धमनी क्या होती है, सिरा क्या होती है। अभी हम लोग सिर्फ फोकस करते हैं ब्लड के ऊपर। दोस्तों रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो रक्त का रंग तो आपको पता है लाल होता है, लेकिन किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। अगर हम बात करें रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है, तो दोस्तों जो पुरुष होते हैं, पुरुष में 14 से 17 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर ब्लड, 14 से 17 आपको याद रखना है। उसी तरह से महिलाओं में जो होती है, ये महिलाओं में 13 से 15 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर ब्लड, 13 से 15 आपको याद रखना है महिलाओं में। लेकिन जो बच्चे होते हैं, बच्चे में 14 से 20 मिलीलीटर प्रति 20 ग्राम प्रति मिलीलीटर। दोस्तों आपको याद रखना है, पुरुष में 14 से 17, महिला में 13 से 15 और बच्चे में 14 से 20। आइए आगे बात करते हैं शुगर लेवल की। ब्लड में शुगर का लेवल कितना होता है? तो ऐसे देखा जाए नॉर्मल तो 200 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होता है, लेकिन जब हम लोग भूखे पेट रहते हैं अर्थात फास्टिंग करते हैं जब, तो उस समय जो शुगर का लेवल है बॉडी में 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए, और खाना खाने के बाद जो है 140 मिलीलीटर प्रति डेसीग्राम होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं ब्लड के कार्य का, फंक्शन ऑफ ब्लड। तो ब्लड के क्या क्या कार्य हैं आइए देखते हैं। तो दोस्तों जो ब्लड होते हैं इसके मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, O2 और CO2 का परिवहन करना। जो हमारे ब्लड में ब्लड का काम होता है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना होता है। दूसरा, पोषक पदार्थ का परिवहन करना। ये पोषक पदार्थ क्या है? जैसे ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड हो गया, वसा हो गया, तो इसे भी हमारे बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं ब्लड। दोस्तों ब्लड का काम होता है एंजाइम्स और हार्मोन्स का भी परिवहन करना। ब्लड का काम होता है उत्सर्जी पदार्थ का भी परिवहन करना। उत्सर्जी पदार्थ का मतलब है यूरिया, लैक्टिक अम्ल इत्यादि। ब्लड का काम होता है शरीर के ताप को नियंत्रित करना। ब्लड का काम होता है प्रतिरक्षा करना, एंटीबॉडी का काम करता है ब्लड। आपको आगे डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा। दोस्तों ब्लड का काम होता है पीएच को भी नियंत्रित करना, मतलब एसिड बेस को नियंत्रित करना। तो इस तरह से आपको याद रखना है ब्लड के ये सब कार्य हैं। आइए दोस्तों अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं ब्लड का ऑपरेशंस करते हैं। तो जो ब्लड होते हैं ना, ब्लड को सबसे पहले हम लोग दो भागों में बांट देते हैं, एक तरफ प्लाज्मा, एक तरफ रुधिराणु। प्लाज्मा ये लिक्विड पार्ट्स है जो 55 से 60% होता है, और ये सॉलिड पार्ट्स हैं जो कि 40 से 45% होता है। याद रखना है दोस्तों, प्लाज्मा 55 से 60% हमारे ब्लड में होता है, और जो रुधिराणु हैं, ब्लड सेल्स हैं, वो 40 से 45%। अब हम पहले प्लाज्मा की बात कर लेते हैं। तो प्लाज्मा में 90% जल होता है, 1% खनिज होता है, साल्ट्स होता है, ग्लूकोज होता है 1%, और 9% प्रोटीन होता है। प्रोटीन कौन कौन होते हैं? फाइब्रिनोजेन, मुख्य मुख्य प्रोटीन यहाँ पे लिखा गया है, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजेन 2 बार लिखा गया दोस्तों, फाइब्रिनोजेन, और ग्लोबुलिन। तो इस तरह से ये सब मुख्य मुख्य रूप से प्रोटीन है।
इस प्रोटीन का नाम याद रखना है। दोस्तों ये प्रोटीन ब्लड क्लॉटिंग अर्थात रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। आगे जब आपको ब्लड क्लॉटिंग बताएंगे तो उस समय इसका यूज आएगा। अब हम लोग बात करते हैं जो रुधिराणु होते हैं, ब्लड सेल्स, वो 3 तरह के होते हैं। एक को बोलते हैं आरबीसी, एक को बोलते हैं डब्ल्यूबीसी, एक को बोलते हैं प्लेटलेट्स। आपको पहले भी बता दिए कि इसका जो टेक्निकल नाम है वो एक आरबीसी का एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट्स। आपको याद रखना है, आरबीसी का एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट्स। अगर इसके जीवन काल की बात करें तो आरबीसी 120 दिन तक जीवित रहता है, डब्ल्यूबीसी 2 से 3 दिन तक, प्लेटलेट्स 8 से 10 दिन तक। संख्या की बात करें तो आरबीसी की संख्या 5 मिलियन मतलब 50 लाख होता है, डब्ल्यूबीसी की जो संख्या है वो 8 से 10 हज़ार, प्लेटलेट्स की संख्या 3 से 4 हज़ार। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम लोग अगर बात करें केंद्रक की तो आरबीसी में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, डब्ल्यूबीसी में पाए जाते हैं और प्लेटलेट्स में भी नहीं पाए जाते हैं। तो केंद्रक जो है आरबीसी में और प्लेटलेट्स में नहीं पाए जाते हैं, डब्ल्यूबीसी में पाए जाते हैं। दोस्तों आकार की बात करें तो आरबीसी का आकार गोल होता है, चपटा होता है। आप एक बचपन में चॉकलेट खाते होंगे, स्मूथ मिल्क एक चॉकलेट आता था, तो वो कुछ इस तरह का होता था। तो इसी तरह का होता है अपना आरबीसी। और डब्ल्यूबीसी का आकार अनियमित होता है, प्लेटलेट्स का भी आकार अनियमित होता है। दोस्तों खोजकर्ता की बात करें तो आरबीसी के खोजकर्ता ल्यूवेनहॉक, डब्ल्यूबीसी के खोजकर्ता ग्रेवियल और विलियम एडिसन, ये वैज्ञानिकों का नाम है, और प्लेटलेट्स का विलियम ओस्लर। तो इस तरह से आपको याद रखना है। अगर हम लोग तीनों में कंपैरिजन करें संख्या के हिसाब से तो सबसे अधिक संख्या में ब्लड में पाए जाते हैं आरबीसी, उसके बाद प्लेटलेट्स की संख्या होती है और सबसे कम पाए जाते हैं ब्लड में डब्ल्यूबीसी। लेकिन अगर साइज की बात करें तो सबसे बड़े होते हैं डब्ल्यूबीसी, उसके बाद प्लेटलेट्स और सबसे छोटे होते हैं आरबीसी। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग आज इतना तक ही रखते हैं। हमारा जो अगला वीडियो आएगा तो उस वीडियो में आप लोगों को इन सबों के बारे में, प्लाज्मा के बारे में, आरबीसी के बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में और प्लेटलेट्स के बारे में डिटेल्स में बताया जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।